हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए उत्तराखंड से संबंधित प्रमुख वन आंदोलन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। तो प्रमुख वन आंदोलनों से पहले देखेंगे हम कि राज्य में वन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, वन विभाग की स्थापना कब की गई और वन अधिनियम कब कब पारित किए गए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का प्रमुख फैक्ट। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पहले कि वन व्यवस्था का प्रारंभ। तो राज्य में वन व्यवस्था का प्रारंभ 1823 में कमिश्नर रेल के द्वारा किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य में वन व्यवस्था का शुभारंभ किसने किया। कमिश्नर रेल ने, और 1823 में। और एक पॉइंट ये भी याद रखना दोस्तों, 1826 में कमिश्नर रेल के द्वारा साल के वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरा पॉइंट है 1858 में जंगलों की ठेका प्रथा को बंद किया। तो 1858 में जंगलों की जो ठेकेदारी प्रथा था उसे बंद किया गया। किसके द्वारा। हेनरी रेमजे के द्वारा। पूछा जा सकता है कि जंगलों की ठेकेदारी प्रथा को कब बंद किया गया था। 1858 में। किसके द्वारा। हेनरी रेमजे के द्वारा। ठीक है दोस्तों। जो दूसरा पॉइंट आप लोगों के सामने दिख रहा है, 1861 में वन व्यवस्था का प्रारंभ। तो दोस्तों 1861 में वन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसे ही पहला वन बंदोबस्त भी कहा जाता है। वन व्यवस्था का जो प्रारंभ किया हेनरी रेमजे के द्वारा ही किया गया, और इसे ही पहला वन बंदोबस्त भी कहा जाता है। जो दूसरा पॉइंट है आप लोगों के सामने, 1864 में वन विभाग की स्थापना। दोस्तों 1864 में वन विभाग की स्थापना की गई, और इसके महानिरीक्षक ठीक है, तो इसके जो महानिरीक्षक थे वो थे डीट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है दोस्तों, मेरे पास बोर्ड की कोई सुविधा नहीं, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से नोट करते जाना। अब जो दूसरा पॉइंट है आप लोगों के सामने कि 1865 में, दोस्तों एक पॉइंट आप ये भी नोट डाउन करना, 1865 में वन अधिनियम की स्थापना की गई। 1865 में। ठीक है दोस्तों, 1865 में वन अधिनियम पारित किया गया। वन अधिनियम पूछा जा सकता है आपको कि वन अधिनियम कब पारित किया गया। तो 1865 में। और किसकी सलाह पर। जो कि हमारे पहले महानिरीक्षक थे डीट्रिच ब्रैंडिस की सलाह पर 1865 में वन अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना की गई। कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कब की गई। 1868 में। 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना की गई। उसी के द्वारा 1869 में कुमाऊं प्रबंधन की स्थापना मेजर पियर्सन के द्वारा की गई। ठीक है, तो 1869 में क्या किया गया। कुमाऊं प्रबंधन की स्थापना किसके द्वारा। मेजर पियर्सन के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा पॉइंट है आप लोगों के सामने, 1869 में ही गढ़वाल वन विभाग की स्थापना। 1869 में दो काम हुए, एक तो कुमाऊं प्रबंधन की स्थापना मेजर पियर्सन के द्वारा, और 1869 में ही गढ़वाल वन विभाग की स्थापना। तो कुमाऊं वन विभाग की स्थापना 1868 में, और उसके एक साल बाद गढ़वाल वन विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कुमाऊं प्रबंधन था दोस्तों, उसके तहत जो है वनों को 4 भागों में बांटा गया। कुमाऊं प्रबंधन के तहत ही वनों को 4 भागों में बांटा गया था। पहला था चंडी वन, उदयपुर के वन, कोटलीदून के वन और पाटलीदून के वन। जो दूसरा फैक्ट आप लोगों के सामने, 1877 में पहली बार वनों की श्रेणी बनाकर क्या की गई थी। वन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तो 1877 का वह समय था जब वर्णों को क्या कहें, अलग अलग श्रेणी में बांट करके इस श्रेणी के वन अलग कर दिए गए और अलग अलग श्रेणियों के वन अलग कर दिए गए थे, जिससे कि सरकार को उसका वो करने में सुविधा हो सके। ठीक है दोस्तों। और 1893 में समस्त बेनाम भूमि को सरकार के कब्जे में लाकर संरक्षित घोषित कर दिया। यानी कि जो बेनाम भूमि थी, जो ना क्या थी, किसानों की थी, ना जो लावारिस भूमि हम उसे कह सकते, तो उसका क्या किया गया था, सरकार ने उसे नापा और अपने आप में क्या है, जंगलात की भूमि में उसे संरक्षित घोषित कर दिया, यानी कि जंगलात भूमि उसे घोषित कर दिया। तो वह समय कब था। 1893 में। तो 1893 में समस्त बेनाम भूमि को सरकार के कब्जे में लाकर संरक्षित घोषित कर दिया गया। फिर 1893 के बाद आपको एक पॉइंट याद रखना है, 1902 में दोस्तों नैनीताल में जो है बिना लाइसेंस के मछली पकड़ने पर अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, नैनीताल में। तो 1902 का समय भी याद रखना कि 1902 में नैनीताल में बिना लाइसेंस के मछली पकड़ने पर क्या कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था। यानी कि जिसके पास लाइसेंस होगा वही मछली पकड़ सकता, अन्यथा और दूसरा कोई नहीं पकड़ सकता। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक पॉइंट यह भी याद रखना कि 1890 में दोस्तों, 1890 में
1890 में क्या किया था कि चीड़ के वृक्षों से लीसा टिपान शुरू किया गया था। 1890 में क्या किया गया था दोस्तों, चीड़ के जो वृक्ष थे उनसे जो लीसा निकलता था उसे टिपना शुरू किया गया था। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे भी आप याद रखना कि पूछा जा सकता है कि चीड़ के वृक्षों से लीसा टिपान कब शुरू किया गया था, तो कब किया गया था, 1890 में। और दूसरा जो फैक्ट है आप लोगों के सामने, 1911 से 1917 तक मी स्टाफ द्वारा वन बंदोबस्त, तो ये दूसरा वन बंदोबस्त है और पहला वन बंदोबस्त कब हुआ था, 1961 में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे कमिश्नर बिंडम। से कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया, तो 13 अप्रैल 1921 को, और इसके अध्यक्ष किसे घोषित कर दिया था, कमिश्नर बिंडम इसके अध्यक्ष थे। और इसी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की सिफारिश पर 1930 को कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का गठन किया गया। तो पूछा जा सकता है कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का गठन 1930 और फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन 1921 में। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। और दूसरा पॉइंट एक भी याद रखना दोस्तों, 1952। तो 1952 में नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। 1952 में नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। नई राष्ट्रीय वन नीति आप लोग थोड़ा ढंग से नोट करना, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई और इस वन नीति के तहत वनों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। और जो पहला भाग था वह था, एक था संरक्षित वन, दूसरा था राष्ट्रीय वन और तीसरा था ग्राम वन। तो दोस्तों वन व्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो चलते हैं आगे वन आंदोलन में। तो दोस्तों जब भी वन आंदोलन का जिक्र होता है तो छोटे से छोटे लोगों के मन में, या कह सकते हैं हम कि आज के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनके दिलो दिमाग में सीधे याद आता है चिपको आंदोलन, क्योंकि चिपको आंदोलन विश्व प्रसिद्ध आंदोलन है जो कि वनों की रक्षा के लिए चलाया गया था। तो दोस्तों देखते हैं चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत थी 1973-74 में हुई थी और कहाँ से हुई थी, स्थान था चमोली। किसने किया था, गौरा देवी ने, और वह भी एक विधवा महिला थी और 23 वर्षीय थी। इसका मुख्य कारण क्या था, सरकार के द्वारा वनों का अंधाधुंध कटान। सरकार के द्वारा क्या किया गया था, वनों का अंधाधुंध कटाई की जा रही थी और इसके तहत ही गौरा देवी और उसके साथ जो है अन्य महिलाएं थी 27 महिलाओं ने इसमें जोरदार से प्रदर्शन किया और वनों पे क्या हो गए थे, पेड़ों पर चिपक गए थे और कहा था कि ये पेड़ हमारे क्या है, जीविका उपार्जन हमारा इसी से होता है। हमें इससे क्या मिलता है, फल मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती है, हमारे पशुओं के लिए चारा मिलता है। तो वो जो महिलाएं थी वो पेड़ों को या जंगलों को अपना मायका समझती थी। उन्हें क्या था कि अपने पर्यावरण से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो इसीलिए गौरा देवी और 27 अन्य महिलाएं थी जिन्होंने क्या किया था, पेड़ों पर चिपक गए थे और कहा था कि अगर तुम्हें पेड़ों को काटना है तो पहले हमें काटना होगा, उसके बाद आप पेड़ को काट सकते हैं। तो जिस कारण क्या है कि वहाँ के जो ठेकेदार थे वो वहाँ से चले गए थे। इसका जो प्रारंभिक नारा था, चिपको आंदोलन का जो प्रारंभिक नारा था, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार। दूसरा जो नारा था वह था वन जागे वनवासी जागे। उसके बाद पूछा जा सकता है कि इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का कार्य किसने किया। तो इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का जो कार्य किया दोस्तों वो किया है चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और कॉमरेड गोविंद रावत ने किया था। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया। तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया। और 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों, इसी पर्यावरण प्रेमी के कारण उन्हें 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1977 का समय आप लोग याद रखेंगे। 1977 में चिपको आंदोलन का जो घोष वाक्य था, ठीक है दोस्तों, तो वह था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने का आधार। तो ये वाक्य आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर याद रखना है कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने का आधार। ठीक है दोस्तों। तो चिपको आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो भी हमने नोट डाउन कर लिए। अब जो वन आंदोलन आता है दूसरा वो है रवाई कांड। दोस्तों रवाई कांड भी एक प्रसिद्ध वन आंदोलन है। तो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट, ये भी मैंने आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इसकी जो शुरुआत हुई थी
30 मई 1930 को हुई थी और इस जो शुरू करने वाला था वो था दयाराम रवाल्टा। दयाराम रवाल्टा दोस्तों कंसेरू गांव का था, जो कि वर्तमान में बड़कोट, उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील में पड़ता है। ठीक है, तो दयाराम रवाल्टा जी कंसेरू गांव के थे और इन्होंने ही यह रवाई कांड या तिलाड़ी कांड को शुरू किया था। उस समय जो हमारे टिहरी के जो शासक थे नरेंद्र शाह थे, और इसका जो मुख्य कारण था, यानी कि रवाई कांड क्यों हुआ था, तो इसका जो मुख्य कारण था कि किसानों की भूमि को वन भूमि में मिलाना। किसानों की जो भूमि थी उसे क्या किया, सरकार के द्वारा वन भूमि में मिलाया गया था। हमारी भूमि को भी जंगलात क्या करे, सरकार क्या करे, जंगलात भूमि घोषित कर देगी तो हमें भी तो गुस्सा आएगा। तो यही कारण था कि किसानों ने तिलाड़ी कांड शुरू किया, क्योंकि उनकी जो भूमि थी वो क्या की गई थी, जंगलात भूमि बनाई गई थी, जंगलात भूमि को भूमि घोषित कर दी गई थी। तो यह जो फैसला था उन्हें वह मंजूर नहीं था और उन्होंने क्या किया, जोरदार इसका प्रदर्शन किया और लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिए। और आंदोलन कहाँ किया गया था, तिलाड़ी में। तिलाड़ी एक जगह है जो कि बड़कोट तहसील के बगल में यमुना नदी के किनारे अभी भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, कारण जो सरकार का जो फैसला था उसी के कारण टिहरी की जनता के द्वारा क्या किया गया था, आज़ाद पंचायत का गठन किया गया था। और उस आज़ाद पंचायत का जो अध्यक्ष बनाया गया था दयाराम रवाल्टा को बनाया गया था, और इसका जो उपाध्यक्ष बनाया गया था राम सिंह को बनाया गया था। ठीक है, तो जो उपाध्यक्ष कौन था, राम सिंह, ये भी आप याद रखना। आज़ाद पंचायत का गठन किया गया था। 30 मई 1930 का जो समय था उसमें जो है दीवान चक्रधर जुयाल के द्वारा सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया, और सेना ने जैसे ही गोली चलाई उसमें 379 निर्दोष किसानों की मौत हो गई। और गोली क्यों चलाई, क्योंकि वो आंदोलन को हटाना चाहते थे, वहाँ से जो भीड़ इकट्ठी थी उन्हें वहाँ से हटाना चाहते थे, और जो राजा का विरोध कर रहे थे उन्हें वहाँ से निकालना चाहते, वो ये चाहते थे कि राजा का कोई भी विरोध ना हो, यानी कि जो राजा का फैसला वो सही है। तो लोगों को यह फैसला सही नहीं लगा, उन्होंने इकट्ठा होकर क्या किया, राजा का विरोध किया। और इसी विरोध के कारण दीवान चक्रधर जुयाल के द्वारा क्या किया गया था, सेना को आदेश दे दिया गया, और सेना ने क्या की, निहत्थे निर्मम किसानों पर क्या गोली चलाई और किसानों की मौत हो गई। इसी घटना के कारण चक्रधर जुयाल को जनरल डायर की संज्ञा दी गई। किस घटना के कारण, तिलाड़ी कांड में, जो कि उन्होंने निर्दोष किसानों पर क्या कर दिया था, गोली चलाने का आदेश दिया, तो इसी घटना के कारण उसे जनरल डायर की संज्ञा दी गई थी। और कहा जा सकता है कि उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड तिलाड़ी कांड या रवाई कांड को ही कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वन आंदोलन है जिसका जिक्र किसी उपन्यास में मिलता है या विद्यासागर नौटियाल के यमुना के बागी बेटे उपन्यास में मिलता है, तो वह और कोई आंदोलन नहीं, यही रवाई कांड आंदोलन है जिसका जिक्र विद्यासागर नौटियाल के यमुना के बागी बेटे उपन्यास में मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि यह प्रसिद्ध वन आंदोलन है जिसका जिक्र की विद्यासागर नौटियाल के किस उपन्यास में मिलता है, यमुना के बागी बेटे में मिलता है। तो तिलाड़ी कांड से संबंधित यह महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। अब जो दूसरा वन आंदोलन आता है दोस्तों, पानी राखो आंदोलन। तो पानी राखो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1990 में हुई थी, और स्थान कहाँ से हुआ था, पौड़ी गढ़वाल के उफरेखाल गांव से हुआ था। और यह शुरुआत किसने की थी, सच्चिदानंद भारती ने। दोस्तों सच्चिदानंद भारती एक पर्यावरणविद शिक्षक थे। ठीक है, तो इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि पानी को बचाना था, यानी कि पानी की खपत को, जो पानी की कमी थी उसे दूर करना था। ठीक है, तो सच्चिदानंद भारती एक पर्यावरणविद थे, तो जो उस समय पानी की जो कमी थी उसे दूर करने के लिए उन्होंने पानी राखो आंदोलन चलाया। और इसका जो मुख्य कारण था, यानी कि उन्होंने क्यों चलाया, जो बंजर हो चुकी भूमि और जंगल को फिर से हरा भरा करना, यानी कि जो उस समय बंजर पड़ी हुई भूमि थी और जंगल को फिर से क्या करना था, हरा भरा करना था। क्योंकि क्या हो रहे थे, अंधाधुंध तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही थी। तो इन्होंने क्या सोचा कि जो बंजर पड़ी हुई भूमि है उसमें हम क्या कराएंगे, छोटे छोटे पौधे लगाएंगे, और उन्हीं का परिणाम स्वरूप 15 साल बाद वह जंगल फिर से क्या हो गए थे, हरे भरे हो गए थे। और पानी की पूर्ति करने के लिए भी उन्होंने यह आंदोलन चलाया था। उसी के तहत उन्होंने 1982 में दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की थी। किसने की थी, पूछा जा सकता है कि दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की, तो सच्चिदानंद भारती ने की। और कब ये, 1982 में। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट यह भी याद रखना आपको, 4 अगस्त 1987 को गोपेश्वर में डालियों का दगड़ा नामक संगठन बनाया था। और डालियों का दगड़ा नामक संगठन किसने बनाया था, तो ये भी सच्चिदानंद भारती ने बनाया था। दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना क्यों की गई थी, तो जंगलों का जो अंधाधुंध कटान हो रहा था उससे रोकने के लिए दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसी महत्वपूर्ण
प्रयास या इसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए सच्चिदानंद भारती को 2015 में भागीरथ प्रयास सम्मान से नवाजा गया था। ठीक है, तो हालांकि दोस्तों यह जो कार्य किया गया था सच्चिदानंद भारती और उनके जो बच्चे थे, स्कूली बच्चे, उनके द्वारा किया गया था। उन्होंने क्या किया था, जो बंजर हो चुकी भूमि थी उसमें गड्ढे खोदे और छोटे छोटे पौधे लगाए और 15 साल बाद क्या हो गए थे, वो हरे भरे हो गए थे और फिर से हमारा जंगल क्या हो गया था, चमकने लगा था। अब जो दूसरा आंदोलन है हमारा रक्षा सूत्र आंदोलन भी वन आंदोलनों में ही आता है। रक्षा सूत्र आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी 1994 में की थी और किसने शुरू किया था, सुरेश भाई ने। और इसका कारण क्या था, इसका जो कारण था कि टिहरी के भिलंगना क्षेत्र के अंतर्गत रायरा के जंगलों को सरकार ने काटने का आदेश दे दिया। रायरा क्षेत्र के गांव डालगांव, ख्वाड़ा, भेटी, तिनगढ़ इस आंदोलन से जुड़े रहे। यानी कि जो इस कारण का जो मुख्य उद्देश्य था कि सरकार ने क्या किया था, जो भिलंगना क्षेत्र के आसपास के गांव थे तो वहां के जंगलों को काटने का क्या दे दिया था, आदेश दे दिया था। तो इसका मुख्य कारण यही था कि जो जंगलों को काटने का आदेश दे दिया था तो क्या करना था, पेड़ों की रक्षा करना ही था। तो इस आंदोलन में महिलाओं ने क्या किया, पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर बचाया था। तो महिलाओं ने क्या किया था कि पेड़ों पर क्या किया दिया था, रक्षा का धागा बांधा और कहा कि इन पेड़ों की रक्षा करना क्या है, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो रक्षा सूत्र आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि इसमें आंदोलन का जो मुख्य कारण था कि इसमें महिलाओं ने क्या किया, पेड़ों पर क्या किया था, रक्षा का धागा बांधा था और कहा, आप कसम खाई थी कि इन पेड़ों की रक्षा करना क्या है, हमारी जिम्मेदारी है। पूछा जा सकता है कि रक्षा सूत्र आंदोलन का नारा क्या था। तो रक्षा सूत्र आंदोलन का जो मुख्य नारा था वह था, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, पेड़ कटेंगे तो पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। तो दोस्तों ये थे मुख्य आंदोलन जो कि वनों से संबंधित थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।